हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम की इकाई 2 पढ़ने जा रहे हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। आपको इसे बुक से शो कर रही हूँ, पर मैं आपके साथ सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करने वाली हूँ। तो हुआ ये था कि यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक बहुत ही आर्थिक रूपांतरण हुआ था। बहुत ही आर्थिक चेंजेस हो रहे थे, सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहे थे। और इसका महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकलीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि अन्य शक्तियों से इनका पहले संपर्क नहीं था। भारत के ग्रीक और रोम के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से भी व्यापारिक संबंध थे। लेकिन मार्को पोलो, जो 1254 से 1324 ईस्वी तक रहा, उसने चीन की यात्रा की और यात्रा में जो लिखा उस वृत्तांतों ने यूरोपियों को बहुत आकर्षित किया। तो उन्हें लगा कि पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियाँ उन्हें इसी से पता चली और उन्हें और जानने की लालसा उत्पन्न हुई। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 12वीं शताब्दी में ये जो वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी समुद्री रास्ते से। पहले यहाँ से आदान प्रदान होता था, लेकिन वो इटली के थ्रू होता था। तो एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की लाया जाता था। वहाँ से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोआ और वेनिस पहुँचाया जाता था। और एक अन्य मार्ग था जिसमें लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। और तब स्वेज नहर भी नहीं थी, इसलिए कि फिर भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा जाता था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का फैलाव हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसाय और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं और 12वीं शताब्दी में ही यूरोपीय देशों की कलात्मक और विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इसी प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देश को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पे बसे अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। हर चीज़ पे उन्हें यूरोपियों को इटली पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, क्योंकि वो इटली के थ्रू ही व्यापार करते थे। इसमें इटली का एकाधिकार जैसा हो गया था। वो लोग चाहते थे इसे तोड़ना, इसलिए वो पहले से ही एक अन्य मार्ग की खोज में लगे हुए थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलीय बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश, कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजार की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रचार की उत्कृष्ट इच्छा ने काफ़ी बदलाव किए। फर्स्ट जो हमारे इंडिया में आए वो थे पुर्तगाली,
तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। तो 15वीं शताब्दी से वास्को डी गामा से पूर्व भी 15वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्री आते रहते थे भारत, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कलिकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास को एक गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका, पूरब में यूरोपीय शक्ति सीधे औपनिवेशीकरण में की शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समुद्री शक्ति और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का गोल क्या था, उनके मन में क्या था, वो क्यों आए थे? तो ये था कि वो व्यापार करने ही आए थे, लेकिन उनका एक छुपा हुआ एजेंडा ये था कि वो ईसाई मत का प्रचार करना चाहते थे। और उस समय जो हिंद महासागर है वहाँ पर अरब व्यापारी का एकाधिकार था। तो पुर्तगालियों ने अरब के जो नौपोत हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उनके जहाज़ों को लूटा, उन पे आक्रमण किए और उनका सब कुछ नष्ट कर देने के बाद अपना एक सुदृढ़ स्थिति कायम की। जब पुर्तगाली भारत आए तो भारत की स्थिति ये थी कि गुजरात में जहाँ पर महमूद बेगड़ा का शासन था, उनके अलावा हर जो उत्तर भारत था वो छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य था जो छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो। बस जो चीनी शासक थे उनके पास थी नौसेना शक्ति। जहाँ तक अरब व्यापारी और जहाज़ों के मालिक का संबंध है, तो जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, लेकिन वो भी पुर्तगालियों की बराबरी नहीं कर सके। पुर्तगालियों को भारत आगमन की अभिप्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली क्या हुआ था कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, जो इटली का एक राज्य है, उसकी समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करने लगे थे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली थी, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए थे। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजार में मुस्लिम मध्यवर्तियों के थ्रू पहुंचने लगी थी। वेनिस ने प्राचीन समय में इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 में बार्थोलोमियस दियाज, एक पुर्तगाली जो कि अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंच गया, और उसने वहाँ का नाम दिया केप ऑफ गुड होप। पर वो 1488 में वापस लिस्बन लौट आया और लगभग 10 साल बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में। जब वास्को डी गामा वापस लिस्बन गया तो वहाँ पे विजय वापसी के उपलक्ष्य में पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज ने कैब्रेल के नेतृत्व में 13 जहाज और 1200 लोगों का एक बेड़ा भेजा, लेकिन जो कैब्रेल था उसको कलिकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ गया। तो कैब्रेल ने कोचीन और कन्नौर के व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए कलिकट को छोड़ दिया। वह बड़े काफ़ी मुनाफे के साथ वापस लिस्बन लौटा। वास्को डी गामा 1502 में दोबारा कलिकट आया और तब यहाँ पे जमोरिन कलिकट का हिंदू शासक था।
जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहाँ गोलाबारी शुरू कर दी और पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोचीन में अपना पहला किला बनाया। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत के एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने के निर्देश दिए गए। वेनिस के घटते व्यापार को नज़र रखते हुए, जिनका आकर्षण व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया था, उसके पास बहुत ही बड़ी और व्यापक रणनीति थी। अल्बुकर्क इस कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 में वो वायसराय नियुक्त हो गया और 1510 में उसने बीजापुर को गोवा छीनकर अपना वर्चस्व वहाँ कायम कर लिया था। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पे आसानी से कब्जा कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान से उसने इसे जीता था और बीजापुर के सुल्तान का नाम था मोहम्मद शाह। जो नागापट्टनम था वो पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई थी। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बन गया था। 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया था और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जी जान से भिड़ गए थे। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना भी मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीकों से पैसा वसूल किया जाता था। इसमें प्रमुख थी कॉर्टेज व्यवस्था। ये कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी कि इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तान को गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, उनसे पास कराना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे वो लोग। पुर्तगाली के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि मुग़ल शासकों ने भी कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया, तो जिससे उस चीज़ पे उनका नियंत्रण था ही नहीं। पुर्तगाली जर्मनी, इंग्लैंड आदि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पे लाए जाते थे।